हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट ने, तो बहुत सारे मॉडल्स दिए थे एटम के ऊपर। वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम क्या क्या दिए थे। सबने अलग अलग अपने मॉडल्स दिए थे। तो हमारे पहले भाई साहब थे वो थे थॉमसन, जे थॉमसन, जिन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया था। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। द एटम में बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर इन विच प्रोटॉन आर प्रेजेंट। जो एटम है वो क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का क्या है? एक गोला है, एक स्पेयर है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब एटम, इसमें इन्होंने सीधी सीधी बात की है, जो एटम है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जो उनका प्रोटॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। हमारा एटम ऐसा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट 1। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देख लें। हम इसका पॉइंट 2 देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। आर एम्बेडेड इन दिस स्पेयर, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब डले हुए होते हैं, उसमें घुसे हुए होते हैं। जैसे ये कोई स्पेयर है पॉजिटिव चार्ज का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर डले हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और इसमें पॉजिटिव भी होते हैं। तो यही उन्होंने मॉडल दी थी इसी के ऊपर थॉमसन ने। तो द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड ईच अदर, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो बैलेंस होते हैं ईच अदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए -2 है +2 है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे ये बैलेंस हो जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नेट चार्ज कहते हैं। एक नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझना। ही सपोज्ड, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सपोज्ड किया एटम ऐसा वाटरमेलन। उन्होंने एटम को क्या मान लिया? तरबूज मान लिया, एक वाटरमेलन मान लिया। इन रेड पार्ट आर प्रोटॉन, और जो वाटरमेलन का लाल वाला हिस्सा होता है उसे उन्होंने थॉमसन जी ने प्रोटॉन मान लिया। एंड सीड ऑफ वाटरमेलन आर इलेक्ट्रॉन, और जो उसके सीड्स होते हैं वाटरमेलन कैसा होता है? यह तो आपने देखी होगा, ये रेड हिस्सा होता है और इसमें ये काले काले सीड्स होते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, और जो रेड पार्ट है उसे उन्होंने प्रोटॉन मान लिया। तो बस हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। अब इनका मॉडल, पहले तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, फिर जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, जो रदरफोर्ड भाई साहब थे, उन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया। तो उन्होंने इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ये अल्फ़ा का साइन होता है, अल्फ़ा पार्टिकल। जो उनकी जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, जो उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था वो क्या था? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो इसके उन्होंने ये 1911 में किया था रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने किया था स्कैटरिंग मॉडल में। उन्होंने द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को बम्बार्ड करना, मतलब एक के बाद एक चीज़ को फेंकना। बम्बार, जैसे गोलियों की हम कहते हैं बम्बारी हुई, तो उसमें मतलब बहुत सारी गोलियां, हज़ारों गोलियां चलती हैं, उसे ही हम बम्बारिंग कहते हैं। तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारिंग की। किस पर? बम्बारमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल है। इसे हमने अभी देखा था, अल्फ़ा पार्टिकल ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल। उन्होंने गोल्ड फॉयल पर ही अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारिंग की। उन्होंने, क्योंकि जो गोल्ड फॉयल की थिकनेस होती है वो 100 न्यूटन मीटर होती है, मतलब बहुत ही पतली होती है। और जो गोल्ड होता है वो सबसे मेलिएबल मेटल होता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया। क्योंकि सबसे मेलिएबल कौन सा होता है? गोल्ड।
ये आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, मेटल्स और नॉन मेटल में। जो अल्फा पार्टिकल है वो किसका था? हीलियम का था। जो हीलियम का था, जो अल्फा पार्टिकल है उसे हीलियम का लिया था उन्होंने रदरफोर्ड ने, और ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग कर दी थी, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर भेजे थे। तो उससे हमारा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। इससे हमारा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, तो यहाँ से हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99% पास थ्रू ए गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। जो 99% थे अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल पर सीधे सीधे पास कर गए, मतलब सीधे सीधे पास कर गए। इससे हमें क्या मतलब क्या पता चलता है? जो गोल्ड फॉइल है उसमें क्या है, जो एटम के बीच थोड़ा सा क्या है, स्पेस है, जिससे ये पार्टिकल निकल रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं। तो 99% पार्टिकल पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट किए हुए। डिफ्लेक्ट मतलब बिना वापस आए हुए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए, जैसे ये गोल्ड फॉइल है ऐसे डिफ्लेक्टेड हो गए। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वन इन 20,000 डिफ्लेक्टेड। केवल एक ही पार्टिकल था, 20,000 पार्टिकल उन्होंने बम्बारिंग किए। हम देखते हैं इस फिगर में। तो ये हमारी गोल्ड फॉइल है, तो इन्होंने इस पर देखिए अल्फा पार्टिकल बम्बारिंग किए, तो ये सीधे सीधे निकल रही है। ये ब्लू पेन से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एटम से धीरे धीरे निकल रहे हैं, मतलब पास्ड हो रहे हैं, मतलब एटम में स्पेस है। और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस पे जाके टकरा रहे हैं, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसीलिए ये डिफ्लेक्ट हो गए। केवल इसमें से एक ही पार्टिकल था जो टर्न बैक हो गया, मतलब डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब वापस हो गया। केवल 20,000 पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किए, केवल उसमें से एक ही पार्टिकल था जो डिफ्लेक्ट हुआ, वापस आया। 20,000 आउट ऑफ ओनली पार्टिकल। अब हम देखते हैं कॉन्क्लूजन क्या निकला रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से। क्या कॉन्क्लूजन निकला? Since most of the alpha particle passed undeflected, it indicates that most of space in atom is empty. हमें पता चलता है कि अधिकांश ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास हो गए। इससे हम कह सकते हैं जो एटम में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली होता है एटम। और सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन इन द सेंटर। और कुछ डिफ्लेक्टेड होगा, जिससे हमें पता चलता है कि इस पे एटम में कोई एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, जैसे हमारा प्रोटॉन है, उससे टकराकर वो डिफ्लेक्ट हो गए सेंटर में। सेंटर में क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन है, कौन सा, प्रोटॉन। 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 रिफ्लेक्ट बैक, दिस इंडिकेट। केवल एक था 20,000 पार्टिकल में से जो बैक हो गया, दिस इंडिकेट द चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल स्पेस। इससे हमें पता चलता है 20,000 में से केवल एक ही पार्टिकल था जो टर्न बैक हुआ। इससे हमें पता चलता है जो एटम का जो स्पेयर होता है, जो उसका जो चार्ज होता है वो छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड होता है। जो एटम का जो मास होता है वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होता है और एटम पूरा खाली होता है, उसका मास केवल न्यूक्लियस में होता है। अब हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, द मास ऑफ एटम ड्यू टू न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, और जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस का ही होता है। मतलब जो एटम का मास होगा वो ही न्यूक्लियस का मास होगा। जो एटम जितना भारी होगा उतना ही न्यूक्लियस होगा, क्योंकि एटम तो खाली होता है, केवल न्यूक्लियस में मास होता है, वो एक कंसंट्रेटेड प्लेस है। सेकंड पॉइंट देखते, ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड इन द सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड जी ने कहा था जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, मतलब घूमते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा होता है, किसके साइज से, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम से के साइज से न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही मतलब वेरी स्मॉल होता है।
अब हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उनकी गलती क्या थी, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे? तो उनका केवल एक ही ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का, वो क्या था? इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, इट मस्ट कंटिन्यूसली, मतलब लगातार चक्कर लगाता है, तो रेडिएट एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज क्यों नहीं करता? वो अपनी एनर्जी, अगर भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कुछ तो एनर्जी वो लूज करेगा ही, तो मतलब लगाता रहेगा, उसके पास एनर्जी होगी, वो उसे लूज करेगा। जैसे आप दिन भर काम करें, अगर खाना ना खाएं तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और जब आप थक जाएंगे तो आप खाना खाएंगे, जिससे आप अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हैं। परंतु जो इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस मतलब वो लगातार लगाता है, तो अपनी एनर्जी को लूज करना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं हैंस फॉल इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो गिर जाना चाहिए, किसमें? एटम में। अब न्यूक्लियस चारों ओर घूम रहा है, तो जब एनर्जी को लूज कर देगा तो वो एटम में गिर जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ऐसे ये है, तो वो ऐसे चारों ओर घूमेगा और धीरे धीरे करके वो गिर जाएगा एटम। तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं गिरेगा। तो ये उनका ड्रॉबैक था जिसको बोर ने बताया था। तो ही डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने, और इनका दूसरा ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट, मतलब सेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। सेल्स क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज होते हैं कुछ नहीं बताया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर ने सेल्स की डिस्कवरी की थी, सेल्स मतलब ऑर्बिट्स। तो द मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय बोर इन 1913, उन्होंने इस मॉडल को 1913 में प्रपोज मतलब बनाया था। An atom consists of small positively charged nucleus in the center and electron revolves around it। उन्होंने कहा था जो एटम होता है उसमें छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनके चारों ओर। जो द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। इनकी फिक्स रेडियाई होती है, और ये जब घूमता है तो अपनी ये ऐसी ऑर्बिट होती है जिसमें वो अपनी एनर्जी को रेडिएट, मतलब लूज ना करे, एनर्जी को लूज ना करे और घूमता रहे, इन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दीज आर नंबर्ड एज के एलिमेंट सेल। तो जो ऑर्बिट्स, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के एलिमेंट सेल में घूमते हैं, जिससे वो अपनी एनर्जी को रेडिएट ना करें, इसीलिए वो के एलिमेंट सेल में घूमते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें यही कहा गया जो मैंने बताया, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी बाय मूविंग डिस्क्रीट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के एलिमेंट ऑर्बिट में घूमते हैं तो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, लूज नहीं करते, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।